Now let us see point number 4, salary for work done in India. अब यहां से बहुत सिंपल पॉइंट्स है, फटाफट देखते हैं अपन। अभी बिजनेस कनेक्शन पूरा हो गया, अमेंडमेंट्स आपने देख ली। सो लेट्स सी सैलरी फॉर वर्क डन इन इंडिया। कोई भी एम्प्लॉई है अगर वो इंडिया में काम करेगा तो ये नॉर्मली क्या होता है कि नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉइज जो है जिनके कंपनीज फॉरेन में है, यानी एम्प्लॉयर कंपनी तो फॉरेन का है लेकिन इस एम्प्लॉय को इंडिया भेजा गया है 2-4 महीने के लिए इस साल में काम करने के लिए, और वो 2-4 महीने आके काम करके चले जाता है। तो वो 2-4 महीने जब वो इंडिया में काम करेगा उसका सैलरी इंडिया में डीम किया जाएगा, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो वो एक सिंपल सा पॉइंट है। सैलरी रिसीव बाय ए नॉन रेसिडेंट फॉर रेंडरिंग हिज सर्विसेज इन इंडिया, रेंडरिंग हिज सर्विसेज इन इंडिया। तो मान लो कि 3 महीने इंडिया में काम करेगा तो 3 महीने की सैलरी अपन इंडिया में डीम करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि वो इंडिया में आया, मान लो कि प्रीवियस ईयर है, वो यहां इंडिया में आया, 4 महीने के लिए उसको भेजा था, तो 2 महीने तो इंडिया में काम करता है, फिर 1 महीने की छुट्टी लेके जाता है, 1 महीने की छुट्टी से फिर वापस इंडिया में आता है, तो यहां इंडिया में है, फिर छुट्टी पे है, फिर इंडिया में आया, फिर 1 महीना काम किया, फिर चली गया। तो इंडिया में काम तो उसने सिर्फ 3 महीने किए और बीच में लीव पीरियड है उसका, 1 महीने का लीव पीरियड है। तो ये बीच का जो लीव पीरियड है सैलरी तो उसका भी मिलेगा उसको भी अपन इंडिया में डीम करेंगे क्या? छुट्टी पे पेड लीव्स होती ना, नॉर्मली आपको 15-20 दिन 25 दिन महीने भर तक लीव मिलती है, आप छुट्टी पे जाओ लेकिन आपको सैलरी मिलती रहेगी। तो वो सैलरी जो है लीव पीरियड की वो भी अपन इंडिया में टैक्स करेंगे क्या? ये सवाल पैदा हुआ क्योंकि वहां पे वो इंडिया में काम नहीं कर रहा और ऊपर में क्या लिखा है, रेंडरिंग सर्विस इन इंडिया। तो ये 2 महीने तो इंडिया में सर्विस कर रहा है, ये 1 महीना भी इंडिया में सर्विस कर रहा है, तो इसको तो अपन डीम करेंगे ही। 3 महीने का सैलरी तो इंडिया में डीम होगा। व्हाट अबाउट दिस 1 मंथ लीव पीरियड? तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन बनाया है। क्या लिखा है देखो, सैलरी फॉर लीव और रेस्ट पीरियड शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इफ सच लीव और रेस्ट पीरियड इज बोथ, अंडरलाइन बोथ, प्रिसीडेड बाय एंड सक्सीडेड बाय सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। यानी देखो ये लीव पीरियड पे जाने के पहले प्रिसीडेड भी इंडिया में था और आने के बाद भी इंडिया में है, सक्सीडेड बाय, प्रिसीडेड बाय, सक्सीडेड बाय सर्विस इन इंडिया। इधर भी इंडिया में सर्विस है, इधर भी इंडिया में सर्विस है, तो ये बीच का जो लीव पीरियड है उसकी सैलरी को भी अपन इंडिया में डीम करेंगे, उसको भी इंडिया में मानेंगे, उसको भी अपन टैक्स करेंगे। और अगर लीव पे जाने के पहले इंडिया में नहीं था तो फिर उसको टैक्स नहीं करेंगे। अच्छा, लीव से आने के बाद इंडिया में नहीं था तो भी फिर लीव को टैक्स नहीं करेंगे। दोनों तरफ अगर इंडिया में है, लीव इज सैंडविच्ड और दोनों तरफ जो ब्रेड है वो इंडिया है, इधर भी सर्विस इन इंडिया है, इधर भी सर्विस इन इंडिया है और बीच में लीव है, तो उस लीव पीरियड की सैलरी को भी अपन इंडिया में डीम करेंगे। याद रखो, सिंपल है। जैसे उसके एग्जाम्पल दिए, Mr. Schumacher works for 3 months in India, then salary of 3 months will be deemed to accrue in India. And if Mr. Schumacher works for October and November in India and then takes a leave in December, December में छुट्टी पे गया, in such case salary of October and November will only be deemed to accrue in India. क्यों? क्योंकि दिसंबर के बाद वापस इंडिया में नहीं आया ना, दिसंबर के बाद वापस इंडिया में नहीं आया तो फिर दिसंबर को अपन इंडिया में डीम नहीं करेंगे, सिर्फ अक्टूबर नवंबर को करेंगे। लेकिन
वहां लिखा है हैड ही एडिशनली वर्कड इन इंडिया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, दिसंबर के बाद फिर जनवरी अगर इंडिया में होता तो फिर अपन दिसंबर को भी इंडिया में डीम कर लेते, फिर सीधा अक्टूबर टू जनवरी पूरा इंडिया में माना जाता। क्लियर, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद आता है सैलरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये भी बहुत सिंपल है। अपने इंडियन गवर्नमेंट के जो फॉरेन में काम करने वाले लोग हैं, एम्बेसी स्टाफ, बेसिकली एम्बेसीज होती है ना अपनी इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन में, और बाकी ऑफिसर्स भी होते हैं, तो ये वहां पे जो लोग काम करते हैं इंडियन सिटीजन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेइंग सैलरी टू इंडियन सिटीजन्स फॉर सर्विस आउटसाइड इंडिया विल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो वो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो फॉरेन में काम करते हैं ना, उनकी सैलरी को अपन टैक्स करते हैं, इंडिया में टैक्सेबल होती है वो, और फॉरेन में भी टैक्सेबल होंगी क्या? नहीं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसके अंदर अपने जो ऑफिशियल्स वहां काम करते हैं उनके कंट्री में, उसको अपन टैक्स करते हैं इंडियन गवर्नमेंट, और फॉरेन गवर्नमेंट उसको एग्जेम्प्ट करता है। सिमिलरली फॉरेन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स इंडिया में काम करते हैं ना, उनको हम टैक्स नहीं करते हैं, उनको वो लोग टैक्स करेंगे, उनके ऑफिशियल्स को वो टैक्स करेंगे, हमारे ऑफिशियल्स जो उनके कंट्री में है उनको हम टैक्स करेंगे। ऐसे अंडरस्टैंडिंग्स रहते हैं। तो वहां लिखा एक एग्जांपल देखो, इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट जो सैलरी पे करेगा इंडियन एम्बेसडर्स को इन वॉशिंगटन यूएसए विल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। वेरी सिंपल। फिर एक छोटा सा पॉइंट है डिविडेंड का। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, अपनी इंडियन कंपनी जो फॉरेन शेयर होल्डर्स को, इंडियन कंपनी के ही जो फॉरेन शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड पे करेंगे तो उसको इंडिया में डीम करा जाएगा। हालांकि डिविडेंड फिलहाल तो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034, ये एग्जेम्पशन के चैप्टर में बाद में अपन पढ़ेंगे, अभी उसको जाने दो, वो बाद में समझ में आएगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि इंडियन कंपनी जो डिविडेंड फॉरेन शेयर होल्डर्स को देती है उसको इंडिया में डीम किया जाता है, डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। फिर उसके बाद आते हैं 3 पॉइंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ये तीनों जो पॉइंट है ये मैं आपको समझाता हूं, और इनका लॉजिक जो है वो तीनों का सिमिलर लाइंस पे चलता है। तो पहले तीनों का लॉजिक एक साथ मैं आपको समझा दूं, ठीक है? यहां से पढ़ेंगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक फर्स्ट। ये पूरा अच्छे से समझो। लेंडर है जो मनी लेंड करता है टू द बोरोअर, करेक्ट, और बोरोअर इसको पे करता है इंटरेस्ट, ठीक है? बोरोअर विल पे इंटरेस्ट टू लेंडर ऑन द मनी। तो ये इंटरेस्ट इनकम किसकी है? लेंडर की, लेंडर की इनकम है। सिमिलरली जो पेटेंट ओनर है या पेटेंट होल्डर, वो देगा अपना पेटेंट यूज करने के लिए, राइट्स जिसको कहते हैं, तो वो राइट्स देता है, लेट आउट करता है टू द यूजर, यूजर ऑफ दोज राइट्स। जैसे मेरे पास पेटेंट को टेक्नोलॉजी है, मैं टेक्नोलॉजी आपको दूंगा यूज करने के लिए, और आप उसके बदले में मुझे क्या देंगे? रॉयल्टी। यू विल गिव मी रॉयल्टी। और ये रॉयल्टी इनकम किसकी है? पेटेंट ओनर की इनकम है। पेटेंट, कॉपीराइट्स, जो भी राइट्स होते हैं ना अलग अलग तरह के, वो। या फिर ये एक टेक्निकल पर्सन है तो उसको टेक्नीशियन कहेंगे अपन, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, ये राइट्स देता है, तो सर्विसेज दे रहा है टू दी यूजर। अगेन टेक्निकल पर्सन होते हैं ना, वो टेक्निकल सर्विसेज देते हैं, टेक्निकल सर्विसेज कहते हैं उसको, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? फीस। और ये फीस भी इनकम किसकी है? टेक्निकल पर्सन की इनकम है। तो 3 तरह के ट्रांजैक्शन है जिसको अपन अभी स्टडी करेंगे। तो पहले तो ये समझ में आ गया कौन क्या दे रहा है और कौन सी इनकम हो रही है। वेरी गुड। लेंडर मनी लेंड करता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है।
पेटेंट ओनर या राइट का जो ओनर होता है, कोई भी राइट हो, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, बहुत सारे राइट्स होते हैं, वो राइट्स देते हैं यूजर को यूज करने के लिए, उसके बदले उनको रॉयल्टी मिलती है। और एक टेक्निकल पर्सन है, वो टेक्निकल सर्विसेज देता है, उसको फीस मिलती, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अब ये तीनों इनकम किसकी है? ये लोगों की इनकम है। तो ये लोगों की जो इनकम है उसको इंडिया में डीम करना या नहीं करना, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। तो अभी बेसिकली आप समझ लो कि ये जो तीनों लोग हैं ना, ये नॉन रेसिडेंट पर्सन, मान के चलते दे आर नॉन रेसिडेंट पर्सन, और ये जो यूजर है जो इनको पेमेंट करेगा, ये पर्सन कौन है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि ये पर्सन, ये जो पैसा है या राइट्स है या सर्विसेज है, उसको यूज कहां पे करता है, वेयर यूज्ड। ये दो बातों पे इसकी इनकम डिपेंड करेगी। यानी ये जो इनकम है, ये इनकम को अपन इंडिया में डीम करे या ना करे, ये डिपेंड करेगा कि ये पर्सन कौन है और वो इस पैसे को या एसेट को यूज कहां पे करता है। ये दो बातों पे डिपेंड करता है। तो ये पर्सन इसको इनकम पे कर रहा है, तो ये इनकम अपन इंडिया में डीम करे या ना करे, ये सवाल है। पर्सन ये है, इसके हाथ में डीम होगा या नहीं होगा, ये सवाल है। लेकिन ये डिपेंड करेगा इस पर्सन पे कि ये पर्सन कौन है और वो इसको यूज कहां पे करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो, अब एक एक करके बताता हूं। तो पहला केस लेते हैं कि ये पर्सन गवर्नमेंट है। कौन है? गवर्नमेंट। तो अगर ये पर्सन गवर्नमेंट है और ये इनकम पे कर रहा है नॉन रेसिडेंट को, तीनों में लॉजिक सेम चलता है, तो फिर इसको डीम कब करेंगे? ऑलवेज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। ऑलवेज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी से लोन ले, फॉरेन नॉन रेसिडेंट पर्सन से लोन ले और उसको इंटरेस्ट दे, इट विल ऑलवेज बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ऑलवेज। इसमें यूज को देखना ही नहीं है। गवर्नमेंट पैसा बोरो करके कहां यूज कर रहा है या पेटेंट वगैरह बोरो किया है तो कहां यूज कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। यूज इररेलेवेंट है एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न। ठीक है, यूज नहीं देखने का, इसलिए मैंने लिख दिया है ऑलवेज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सिंपल लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अब देखते हैं कि अगर ये जो पेयर है, सेकेंड केस, ये रेसिडेंट पर्सन है, तो ये तीन केसेस देखेंगे अपन। पहला गवर्नमेंट, दूसरा कि ये एक रेसिडेंट पर्सन है, जैसे कि अपन लोग रेसिडेंट, वेरी गुड। तो हमने लोन लिया, किससे लोन लिया? कोई फॉरेन पार्टी से लोन लिया। तो मान लो कि अपन कौन है? फारूक हक, और अपन ने एंजेलिना जोली से लोन लिया। तो एंजेलिना जोली नॉन रेसिडेंट, और अपन उसको इंटरेस्ट देने वाले हैं। इनकम लिखता हूं मैं क्योंकि तीनों आ गए। या उससे हमने पेटेंट लिया कुछ इंडिया में यूज करने के लिए या कहीं भी यूज करने के लिए, और हमने उसको रॉयल्टी दिया, या उससे हमने टेक्निकल सर्विसेज ली और उसको हमने फीस दी। तो इसलिए हम लिख देते हैं इनकम। इनकम में तीनों बातें आ गई, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस। अब वो इसके हाथ में, जोली के हाथ में, इंडिया में डीम करेंगे कि नहीं, ये कैसे निकालना देखो। यहां पर अपने को यूज देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ेगा? यूज। अब यूज कैसे देखना देखो। तो ये जो पैसा हमने बोरो किया था ना, उसका यूज देखा जाएगा। अगर ये यूज नंबर 1 इंडिया में है, इंडिया में अगर हम यूज कर रहे हैं और उसको हमने क्या दिया, रॉयल्टी वगैरह दिया, तो उसको तो डीम किया जाएगा। इट विल बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो मैं टिक मार्क कर देता हूं, इट विल बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया।
अगर हमने ये पैसे को या एसेट्स को जो हमने लिया है, नीचे मेरे पास जगह थोड़ी कम हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, आप लोगों ने लिखा है बराबर है, तो अपन इसका यूज देखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि अगर ये इंडिया में यूज हो रहा है और ये इसको दे रहा है तो वो डीम किया जाएगा इंडिया में, है ना, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो मैंने पैसा बोरो किया, इंडिया में यूज किया, जोली का पैसा इंडिया में यूज किया और उसको इंटरेस्ट दिया, इट विल बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, शी हैज टू पे टैक्स इन इंडिया। नंबर 2, अगर ये अपन फॉरेन में यूज कर रहे हैं, पैसे को इंडिया के बाहर यूज कर रहे हैं, तो फिर सवाल आता है किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, किस काम के लिए। तो उसमें पहला पॉइंट लिखता हूं, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। मेरा फॉरेन में बिजनेस या प्रोफेशन है या और भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम, कोई भी अपना वहां सोर्स ऑफ इनकम है, वहां पे अपन उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस है या प्रोफेशन है या कोई तो भी सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे मेरा बिजनेस है चाइना में, तो मैंने जोली से पैसा बोरो किया और चाइना में फैक्ट्री डाला, तो मैं पैसे को कहां यूज कर रहा हूं, चाइना में, इंडिया के बाहर, और फिर मैंने उसको इंटरेस्ट दिया जोली को, तो फिर ये इंडिया में डीम नहीं किया जाएगा, इंडिया में डीम नहीं किया जाएगा। जोली विल नॉट हैव टू पे टैक्स इन इंडिया ऑन दिस इनकम। क्योंकि देखो, जो लॉजिक भी समझते जाओ, जोली का पैसा है वो इंडिया में यूज हो रहा है क्या, नहीं, वो तो फॉरेन में यूज हो रहा है और उसको इंटरेस्ट भी मैं इंडिया के बाहर ही दे रहा हूं, तो फिर वो काई को इंडिया में टैक्स पे करेगी, उसके पैसे का कोई कनेक्शन इंडिया में है क्या, नहीं है ना। लेकिन पहला केस क्या था कि मैंने पैसा लाया, इंडिया में यूज किया, उसका पैसा इंडिया में यूज हो रहा है और फिर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए उसको इंडिया में डीम किया, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो 2 में पहला लिखा मैंने, फॉरेन में पहला लिखा बिजनेस, प्रोफेशन और एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया। लेकिन अगर कोई और पर्पस के लिए होगा तो, एनी अदर पर्पस अगर यूज हुआ होगा तो, यानी मेरे को एक घर बनाना था, आई वॉन्ट टू परचेज अ फ्लैट, एन अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क, और मैंने एंजेलिना से पैसा बोरो किया और अपार्टमेंट खरीद लिया। अब वो कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, घर है मेरा और मैंने उसको इंटरेस्ट पे किया। मैं कौन, रेसिडेंट पर्सन इंडिया का, मैं कौन, रेसिडेंट पर्सन, बोरोवर रेसिडेंट है, और हमने उसको इंटरेस्ट पे किया, तो फिर उसको इंडिया में डीम करेंगे। तो अब आप सेक्शन पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है मालूम है, उसमें लिखा है if interest is paid by resident person to non-resident, it will always be deemed to accrue or arise in India, except where, exception में एक ही पॉइंट दिया है ये वाला, except where the money borrowed is used outside India to carry on a business or profession outside India or to earn any source of income outside India. तो फिर उसको अपन इंडिया में डीम नहीं करेंगे, एक ही एक्सेप्शन है, बाकी सब केसेस में डीमिंग फिक्शन लगेगा। तो इसलिए मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया फॉर ईज ऑफ रिमेंबरिंग, इससे आपको जल्दी याद रहेगा। इंडिया में यूज करेगा और रॉयल्टी पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा तो डीमिंग फिक्शन लगेगा। फॉरेन में यूज करेगा बिजनेस, प्रोफेशन या सोर्स ऑफ इनकम के लिए तो नहीं होगा, और कोई पर्पस के लिए करेगा तो होगा। अब इसको याद कर लो और लिख तो लिया ही होगा आपने। आगे चलते हैं। अब तीसरा केस है कि ये जो पेयर है ये है नॉन रेसिडेंट पर्सन। अगर पेयर नॉन रेसिडेंट है और ये इसको दे रहा है, तो पेयर नॉन रेसिडेंट है तो फिर उसका यूज अपन देखेंगे कि उसने यूज कहां किया। ये जो लीज है मान लो, तो ये तो नॉन रेसिडेंट है ही, द रिसीवर इज नो डाउट नॉन रेसिडेंट। लेकिन अब जो यूजर है जिसने पैसा बोरो करके यूज किया वो भी एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है। तो मान लो कि जोली ने लोन किसको दिया, माइकल डगलस। माइकल डगलस भी यूएस का है और जोली भी यूएस की है, दोनों यूएस के। अरे जब दोनों यूएस के हैं तो इंडिया में अपन डीम करेंगे क्या? नहीं। तो यहां सेक्शन में लिखा है कि इट विल नॉट बी डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया एक्सेप्ट वेयर द मनी बोरोड इज यूज्ड इन इंडिया to carry on a business or profession in India
और अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। तो उल्टा है, अगर ये नॉन रेसिडेंट इंडिया में पैसा लाके यूज करेगा तो अपन उसको डीम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो अब उसमें भी देखो क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि यूज, तो पहला वही लिखता हूं मैं, इंडिया। अगर इसने पैसा इंडिया में यूज किया तो फिर इंडिया में यूज किया तो वहां दो बातें हो जाएगी। नंबर वन, बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया, या दूसरा लिखता हूं मैं, एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। बिजनेस प्रोफेशन एक हो गया, या फिर एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया। अब ये कलर क्यों अलग लिखा है मैं आपको बताता हूं। या फिर एनी अदर पर्पज, कोई और पर्पज हो सकता है, तीसरा केस। या फिर बी पॉइंट में फॉरेन हो सकता है, सीधा यूज आउटसाइड इंडिया, खत्म। ठीक है, तो इंडिया में अगर यूज होगा तो हमने तीन चीजें लिख दी, बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, या एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, या एनी अदर पर्पस, या फिर फॉरेन। तो फॉरेन में कोई भी यूज हो, एनी यूज। अब देखो कौन से केस में टैक्सेबल होगा इंडिया में और कौन से केस में नहीं होगा, यानी कौन से केस में हम डीमिंग फिक्शन लगाएंगे, कौन से केस में नहीं लगाएंगे, तो मैं बताता हूं। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर इंडिया में यूज कर रहे अपन तो ये डीमिंग फिक्शन लगेगा। इट विल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम में अगर होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन को छोड़ के, लेकिन कोई तो भी सोर्स ऑफ इनकम में, तो फिर दो बातें होगी, इसलिए मैंने उसको अलग कलर में लिखा था। अगर ये इंटरेस्ट है या ये रॉयल्टी या फीस है, रॉयल्टी फीस दो अलग हो गई और इंटरेस्ट अलग हो गया, टोटल तीन है। इंटरेस्ट के केस में इसको अपन इंडिया में डीम नहीं करते, याद रखो, इंटरेस्ट के केस में उसको डीम नहीं करेंगे, लेकिन रॉयल्टी या फीस में करेंगे। तो ये तीनों में डिफरेंस है, बस ये एक डिफरेंस है। इंटरेस्ट में एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया रहेगा तो उसको डीम नहीं करेंगे, रॉयल्टी में करेंगे। तो कैसे, इसका मतलब एग्जांपल सुन लो। ये नॉन रेसिडेंट है, माइकल डगलस, इसने पैसा बोरो किया जोली से। पैसा बोरो करके उसने क्या किया कि इंडिया में शेयर्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया। तो शेयर्स डिबेंचर सोर्स ऑफ इनकम तो है, लेकिन बिजनेस नहीं है उसका। माइकल डगलस का बिजनेस नहीं है शेयर में इन्वेस्ट करना, ये ऐसे ही करके रखा है। तो फिर अपन जो इंटरेस्ट ये पे करेगा माइकल डगलस जोली को, उसको इंडिया में डीम करेंगे क्या? नहीं, इट विल नॉट बी डीम टू एक्रू इन इंडिया। हाँ, लेकिन अगर माइकल डगलस इंडिया में पान ठेला खोलता है यानी बिजनेस करता है, बिजनेस करने के लिए पैसा बोरो किया और फिर उसको इंटरेस्ट पे किया, तो यस, इट विल बी डीम टू एक्रू इन इंडिया। लेकिन और कोई सोर्स ऑफ इनकम के लिए अगर किया है तो फिर अपन डीमिंग फिक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन रॉयल्टी वगैरह में लगाएंगे। रॉयल्टी में दोनों पॉइंट दिए हैं, बिजनेस इन इंडिया और एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। लेकिन अगर बिजनेस भी नहीं है और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है और कोई तो भी काम किया है, तो फिर तो तीनों में उसको डीम नहीं करेंगे, नॉट डीम टू एक्रू इन इंडिया। सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन या सोर्स ऑफ इनकम में डीमिंग फिक्शन लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। और अगर फॉरेन में यूज है तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इट विल नेवर बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, इसको अच्छे से लिखो। 5 बार ये पूरा डायग्राम जो है मैंने बनाया, 3, एक गवर्नमेंट, ये रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये तीनों डायग्राम को 5-6 बार अच्छे से पढ़ो, लिखने के बाद फिट करो दिमाग में, फिर एक क्वेश्चन अपन करेंगे। अब देखो, अब इसको पढ़ते हैं अपन तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट इफ इट इज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट always deemed to accrue in India, या फिर resident person except where the money borrowed is used for the purpose of business or profession carried outside India or making or earning any income from source outside India.
तो ये एक्सेप्शन है, बाकी सब केस में डीमिंग फिक्शन लगेगा। और अगर नॉन रेसिडेंट पेयर है तो उल्टा हो जाता है, वेयर सच पर्सन यूजेस द मनी बोरोड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन इन इंडिया। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन उसमें ऐड हुआ है 2015 में, तो इसमें क्या लिखता है देखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट इन द केस ऑफ नॉन रेसिडेंट बीइंग अ पर्सन एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग को अंडरलाइन करो, नॉन रेसिडेंट बीइंग अ पर्सन एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग, एनी इंटरेस्ट पेएबल बाय परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया ऑफ सच नॉन रेसिडेंट टू द हेड ऑफिस or any permanent establishment or any other part of such non-resident outside India shall be deemed to accrue in India and shall be chargeable to tax in addition to income attributable to permanent establishment in India. And the permanent establishment in India shall be deemed to be a person separate and independent of the non-resident of which it is a permanent establishment. And the provisions of the act relating to computation of total income and determination of tax and collection and recovery of tax shall apply accordingly. कुछ समझ में नहीं आया? अरे बहुत सिंपल है, देखो मैं आपको समझाता हूं। ये बेसिकली क्या होता है, बैंकिंग कंपनीज के लिए, जैसे सिटी बैंक हो गया और जितने फॉरेन बैंक्स है ना, उनके लिए रूल एप्लीकेबल है। तो क्या होता है इसके अंदर, देखो एक फॉरेन में बैंक है तो उसका हेड ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, ऐसे फॉरेन बैंक तो हेड ऑफिस इज आउटसाइड इंडिया। ये फॉरेन बैंक का ब्रांच इंडिया में है, जो इंडिया में ब्रांचेस है, जैसे सिटी बैंक के कुछ ब्रांचेस इंडिया में है, तो ये कहलाता है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, इसको पीई कहते हैं शॉर्ट में, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। तो जो ब्रांचेस है जहां से वो बिजनेस करते हैं इंडिया में, उसको पीई कहते हैं। अब क्या होता है कि ये पीई फॉरेन बैंक ने इसको पैसे दिए और ये अगर इसको इंटरेस्ट पे कर रहा है उसके ऊपर। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये बैंक और उसका ब्रांच, ये दो अलग अलग पर्सन है कि एक ही पर्सन है? फारूक हक और उसका ब्रांच है अगर, तो एक ही पर्सन माना जाएगा ना। मेरे तो पूरे इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस है, तो क्या सब अलग अलग इनकम टैक्स पे करते हैं क्या? नहीं, मैं इनकम टैक्स पे करता हूं। याद रखो, असेसी एक होता है, ब्रांचेस कितने भी हो, असेसी तो एक ही है। अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लो, अपना इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके करीबन 20,000 ब्रांचेस है पूरे इंडिया में, आपके शहर में भी होंगे ना। तो क्या हर ब्रांच अलग अलग इनकम टैक्स पे करता है क्या? नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी इज 1 पर्सन। तो जितने ब्रांचेस होते हैं ना, उसके सबकी इनकम कंसोलिडेट होती है हेड ऑफिस में, और फिर जो हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट एंटिटी जो है, वो सिंगल इनकम टैक्स पे करता है। लेकिन यहां पर क्या माना गया है, वहां लिखा है थर्ड डीमिंग फिक्शन, तो डीमिंग किया है कि ये दोनों सेपरेट पर्सन माने जाएंगे, दे विल बी डीम्ड टू बी सेपरेट पर्सन्स। तो ये पीई जो है और जो फॉरेन बैंक है, इन दोनों को पहले तो बोला गया है कि अलग अलग माना जाएगा, दे आर डीम्ड टू बी सेपरेट पर्सन्स। तो ये अपना इनकम टैक्स अलग भरेगा और वो अपना इनकम टैक्स अलग भरेगा, याद रखो। तो ये एक नया ही टाइप का सीन है कि फॉरेन बैंक और उसका पीई अलग अलग माने जाएंगे। अब अलग अलग माने गए तो फिर क्या होगा कि ये पीई जो इंटरेस्ट पे करेगा फॉरेन बैंक को, अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो ये इंटरेस्ट होगा टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फॉरेन बैंक, या मैं लिखता हूं हेड ऑफिस। तो ये हेड ऑफिस के हाथ में अपन इसको टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि अलग अलग पर्सन मान लिया ना, अलग अलग पर्सन माना तो आप इनकम अर्न कर सकते हैं। आई कैन नॉट मेक इनकम विथ माई सेल्फ बट आई कैन मेक इनकम फ्रॉम अदर्स। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी लग रहा था पहले, क्योंकि ये ब्रांच और ये तो एक ही है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी लग रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने लिखा है एक्सप्लेनेशन बना करके कि नहीं, इनको अलग अलग माना जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट पे करेगा बैंक को, एचओ को, वो एचओ के हाथ में अलग से उसको टैक्स करेंगे,
और उसको डीम करेंगे, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, it will be deemed to accrue or arise in India, hence it will be taxable in India. Apart from the other incomes, ऐसा बोला है, apart from the other income, तो other income जो भी है वो तो taxable है ही है, मगर ये भी taxable है, ये इंटरेस्ट को अपन टैक्स करेंगे। तो ऐसा अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने लाया है, तो इसको भी एक याद रखना है तुमको। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए है, देखो अब आपको समझ में आया कि नहीं डीमिंग फिक्शन, तो देखो, डिसाइड इन द फॉलोइंग केसेस वेदर इंटरेस्ट पेड बाय द बायर, नहीं उसको बोरोवर करो, अब बायर लिख दिया उसको बोरोवर, टू द लेंडर शैल बी डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया और नॉट, डीमिंग फिक्शन लगेगा कि नहीं आपको बताने का। मिस्टर चिंग ऑफ चाइना, रेसिडेंट ऑफ चाइना यानी कि इंडिया का नॉन रेसिडेंट, लेंड $20 million टू जे ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, who uses the money to construct a factory in Taiwan. तो जय यूजर ऑफ मनी है, बोरोअर है। आप देखो ये कौन है, रेसिडेंट है। अब इसे पैसे को कहां यूज किया, फैक्ट्री इन ताइवान यानी इंडिया के बाहर बिजनेस करने के लिए यूज किया। अब ये जय इंटरेस्ट पे करेगा चिंग को, तो ये इंटरेस्ट को अपन इंडिया में डीम करेंगे क्या? नो, ये एक्सेप्शन वाले केस में आता है, मनी यूज आउटसाइड इंडिया टू कैरी ऑन बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो आंसर है नो, इट विल नॉट बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सेकेंड केस, मिस्टर खान ऑफ अफगानिस्तान बोरोज, तो ये अफगानिस्तान का है यानी ये कौन है, नॉन रेसिडेंट, यानी बोरोअर कौन है यहां, नॉन रेसिडेंट। $1 million फ्रॉम मिस्टर जॉर्ज ऑफ साउथ अफ्रीका, ये तो लेंडर है, एंड इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। नॉन रेसिडेंट है, वो पैसा इंडिया में ला करके इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ सॉरी, तो वो पैसा इंडिया में ला के इन्वेस्ट कर रहा है, तो अपन इसको डीम करेंगे क्या? तो आंसर है नो, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है क्या इंडिया में? नहीं, ही इज नॉट डूइंग बिजनेस इन इंडिया, ही इज डूइंग सम अदर इन्वेस्टमेंट्स बट नॉट बिजनेस। इंटरेस्ट को इंडिया में डीम कब करते हैं? अगर नॉन रेसिडेंट पे कर रहा है इंटरेस्ट दूसरे नॉन रेसिडेंट को, तो उसको इंडिया में कब डीम करते हैं? ओनली व्हेन इट इज यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, दैट्स इट, ओनली फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। और यहां बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हो रहा, एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए है, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं है, तो उसको इंडिया में डीम नहीं करेंगे। थर्ड, हैरिसन ऑफ फ्रांस बोरोज $25 million फ्रॉम मिस्टर रिचर्ड्स ऑफ वेस्ट इंडीज एंड यूजेस इट टू परचेज अ फार्म हाउस इन दिल्ली। हैरिसन ऑफ फ्रांस, तो ये भी नॉन रेसिडेंट है, बोरोवर कौन है? नॉन रेसिडेंट। उसने पैसा कहां यूज किया? इंडिया में। इंडिया में किया, लेकिन घर बनाने के लिए किया, बिजनेस के लिए किया गया नहीं, तो यहां भी डीमिंग फिक्शन नहीं लगेगा। अगर नॉन रेसिडेंट बोरोअर है तो डीमिंग फिक्शन कब लगाते हैं? ओनली इफ ही यूजेस द मनी टू डू बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, दैट्स इट। फिर उसके बाद मिस्टर नायडू ऑफ हैदराबाद बोरोज £1 million, यानी रेसिडेंट, बोरोअर अब रेसिडेंट, from Charles of Britain. He uses the money to purchase a personal helicopter in India. इंडिया में यूज किया ना, रेसिडेंट बोरोअर है ही और उसने इंडिया में यूज किया, इट इज ऑलवेज डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया, चाहे वो कुछ भी काम के लिए यूज करे। इंडिया में यूज किया ना, कोई भी काम के लिए करे, आंसर विल बी यस, इट विल बी डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। आखिरी में दिया है मिस्टर गामा ऑफ जापान बोरोज फ्रॉम मित्सू, गामा ऑफ जापान बोरोज यानी नॉन रेसिडेंट, फ्रॉम मित्सू ऑफ चाइना $20 lakh एंड यूजेस द मनी टू सेट अप अ ब्रांच इन इंडिया फॉर बिजनेस। हाँ, अब नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में बिजनेस करने के लिए पैसा बोरो किया है, तो आंसर आएगा यस, इट विल बी डीम्ड टू एक्रू इन
फिर उसके बाद रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, सेम लाइंस पे है। गवर्नमेंट ने दिया ऑलवेज डीम, रेसिडेंट ने दिया तो भी डीमिंग लगाएंगे एक्सेप्ट बिजनेस प्रोफेशन और एनी सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया, और नॉन रेसिडेंट है तो उल्टा, कब डीम करेंगे? ओनली इफ इट इज यूज्ड इन इंडिया फॉर बिजनेस और प्रोफेशन और अर्निंग एनी अदर इनकम इन इंडिया। देखो यहां बिजनेस भी है या एनी अदर सोर्स इन इंडिया, तो यहां दोनों आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 है, इसको पढ़ने का नहीं है, एक बार कभी टाइम पास करने के लिए पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। व्हाट इज रॉयल्टी, रॉयल्टी कितनी चीजों पे मिलती है, तो ये एक्सप्लेनेशन सब कोई काम के नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछते, इनको छोड़ के रखने का। ये पूरे एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6 सब काट दो। फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आता है, उसमें भी सेम है, सेम एज रॉयल्टी, सेम टू सेम है, इसके भी एक्सप्लेनेशन है, वो भी नहीं पढ़ने का। फिर चलते हैं सेक्शन 9A के ऊपर। ये सेक्शन लास्ट ईयर इंसर्ट हुआ था, फाइनेंस एक्ट 2015 ने इसको इंसर्ट किया था, और ये सेक्शन जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होते हैं, फॉरेन फंड्स जो इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको एग्जेम्पशन देने के लिए है। तो क्या है अपन देखते हैं। सर्टेन एक्टिविटीज नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन, तो कहने का मतलब है कि हालांकि वो फंड जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड, वो इंडिया में एक मैनेजर अपॉइंट करता है, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाता है। तो अगर उसका काम इंडिया में अगर कोई करता है, एजेंट, अगर आप देखो मैंने पहले बताया ना सेक्शन 9 में हमने डिस्कस किया था बिजनेस कनेक्शन में, कि अगर आपका एजेंट इंडिया में काम करेगा तो आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर ये एक्सेप्शन दिया है, तो कैसे और क्यों, उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 9(1), यानी ये सेक्शन 9 को ओवरराइड करेगा, एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस यानी सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ दिस सेक्शन जो नीचे दिए हैं, इन द केस ऑफ एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, ये फॉरेन फंड है, द फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी कैरीड आउट थ्रू एन एलिजिबल फंड मैनेजर, ये इंडिया में काम कर रहा है, एलिजिबल फंड मैनेजर, acting on behalf of such fund shall not constitute business connection in India of the said fund. उसका बिजनेस कनेक्शन हम इंडिया में नहीं मानेंगे। तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये फॉरेन फंड है, नॉन रेसिडेंट है, उसने इंडिया में एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया है जो कि इसके बिहाफ में, एलिजिबल फंड के बिहाफ में इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। फंड मैनेजर का काम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करने का काम होता है, टू टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। तो ये फंड मैनेजर इसके बिहाफ में इंडिया में काम करेगा। तो फॉरेन पर्सन का अगर एक एजेंट इंडिया में काम करता है, बिजनेस कनेक्शन माना जाता है। लेकिन यहां पर ये एक्सेप्शन दिया है कि फंड्स के केस में इसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड है, इसके इनकम को हम इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे, इन सिंपल वर्ड्स। दूसरा, notwithstanding anything contained in section 6, section 6 यानी रेसिडेंशियल स्टेटस, an eligible investment fund shall not be said to be resident in India, shall not be said to be resident in India, यानी उसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे for the purpose of that section, merely because the eligible fund manager undertaking the fund management activities on his behalf is situated in India. अब देखो रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या देखा था, खास करके फॉरेन कंपनीज, ये सब कंपनीज होते हैं फंड्स, अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, इफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, तो उसको रेसिडेंट मानते ना। तो ये मेन फंड तो बाहर का है, लेकिन उसका जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, वो इंडिया में काम कर रहा है। अब फंड मैनेजर इंडिया में काम कर रहा है, यानी कि मैनेजमेंट इज इन इंडिया, और अगर मैनेजमेंट इंडिया में रहे तो फिर उसको रेसिडेंट मान लिया जाता है। और अगर इस फॉरेन फंड को इंडिया में रेसिडेंट मान लिया गया, ये कह करके कि आपका मैनेजर इंडिया में काम कर रहा है, तो आपका मैनेजमेंट इंडिया में है, और मैनेजमेंट इंडिया में है तो आप रेसिडेंट हो गए, तो फिर उसकी पूरी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगी ना।
फंड की पूरी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगी बिकॉज इट विल बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएंगी, ऐसा करेंगे तो ये जो फंड्स है ये इंडिया में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। अब देखो लॉजिक, क्यों बिजनेस कनेक्शन नहीं माना गया, क्यों इनको रेसिडेंट नहीं माना गया? क्योंकि अगर या तो अगर रेसिडेंट मान ले ये कहकर कि तुम्हारा मैनेजमेंट इंडिया में, या अगर बिजनेस कनेक्शन भी मान ले तो इससे क्या होता है कि ये इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल हो जाती ना। अगर इनकी इनकम इंडिया में टैक्स करेंगे तो ये लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आना चाहिए वो नहीं आएगा और इंडिया का बहुत नुकसान होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको एक्सेप्शन दिया है कि तुमको बिजनेस कनेक्शन भी नहीं मानेंगे और तुमको रेसिडेंट भी नहीं मानेंगे, सिंपली ऑन द फैक्ट दैट योर मैनेजर इज वर्किंग इन इंडिया। लेकिन इतना कहने के बाद एक बता देता हूं पहले, ये फॉरेन फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड जिसको हम कहते हैं, मान लो कि यूएस का है। तो इसने क्या किया है कि इंडिया में एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया है और उसके थ्रू वो पैसा इंडिया में लाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यानी ये फंड जो है ये पैसा मैनेजर को देता है, मैनेजर फिर इसको इंडिया में इन्वेस्ट करता है। फिर ये जब सेल वेल होता है तो उनको कैपिटल गेन अराइज होता है, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस वगैरह वगैरह। तो वो सब इनकम को अपन इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे, ऐसा कहने का मतलब है सिंपल। तो ये फंड मैनेजर क्योंकि इंडिया में काम कर रहा है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी कि या तो अपन इसका बिजनेस कनेक्शन मान ले, बिजनेस कनेक्शन मानेंगे तो क्या होगा, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया हो जाएगा, या फिर इसको अपन रेसिडेंटेज मान ले। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मैनेजमेंट इंडिया में, अगर तुम्हारा मैनेजमेंट इंडिया में है तो तुमको रेसिडेंट माना जा सकता है सेक्शन 6 के अंदर। तो ये दोनों से इनको एग्जेम्पशन दिया है। नो बिजनेस कनेक्शन, यानी ये फंड मैनेजर इंडिया में काम कर भी रहा है फिर भी यहां पे सेक्शन 9 ही अप्लाई होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है नो बीसी यानी नो बिजनेस कनेक्शन, और सेकंड पॉइंट है नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, यानी इस कंपनी को रेसिडेंट भी नहीं मानेंगे और इस कंपनी का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं मानेंगे। अब अगर इसको सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते सबसेक्शन 1 और 2, तो इंडिया के जो लोग हैं ये बड़े जोरदार लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, पीपल इन इंडिया, कंपनी इन इंडिया, एनी फर्म्स, इवन इंडिविजुअल्स, लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ये लोग क्या करेंगे कि अपना पैसा फॉरेन भेजेंगे और फॉरेन में जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें पहले ये लोग पैसा लगाएंगे, फिर उस फंड को बोलेंगे अब आप ये पैसा वापस लाके इंडिया में इन्वेस्ट करो थ्रू अ फंड मैनेजर। तुम फंड मैनेजर अपॉइंट करो इंडिया में और उसको वापस इंडिया में इन्वेस्ट करो इन स्टॉक मार्केट। और गवर्नमेंट ने तो तुमको एग्जेम्पशन दिया ही है, तो पैसा साला अपना ही है, घूम के अपना ही आएंगे इंडिया में और एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर ये अपन लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम टैक्सेबल है। अपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा डालेंगे, वहां से घुमा के वापस इंडिया लाएंगे और बोलेंगे देखो इट इज नॉट टैक्सेबल नाउ। तो इसको हवाला रैकेट्स भी कहते हैं, बहुत सारे चलते रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये लोग फायदा उठा ले, तो इसके लिए बहुत सारे कंडीशंस बनाए गए। तो वो कंडीशंस में 2 पॉइंट, हु इज एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, तो इसमें अपन ये देखेंगे कि इंडियंस का पैसा नहीं लगा होना चाहिए उसके अंदर, और दूसरा पॉइंट देखेंगे हु इज एन एलिजिबल फंड मैनेजर, फंड मैनेजर कैसा और कौन होना चाहिए, ये साबित करने के लिए कि ये 1-to-1 ट्रांजैक्शन है और एजेंट का ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन अब दिए हैं सेक्शन के अंदर, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनको एक बार पढ़ के छोड़ दें, क्योंकि एग्जाम में पूछने वाले नहीं है, एंड दे आर वेरी लॉन्ग एंड टीडियस एंड वेरी इंट्रिकेट कंडीशंस। तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ब्रॉड क्वेश्चन आएगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करेगा मैनेजर के थ्रू, तो उसका बिजनेस कनेक्शन मानेंगे क्या, तो अपन लिखेंगे नहीं। तो देखो एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स बताता हूं।
Eligible investment fund referred to under 1 means a fund established or incorporated outside India. ये तो पहली बात, foreign fund होना चाहिए. Which collect funds from its members for investing it for their benefit and fulfills the following conditions. Fund वही काम करता है ना, पैसा लेता है लोगों से और फिर उसको इन्वेस्ट करता है. तो देखो कंडीशंस क्या क्या है. The fund is not a person resident in India. सबसे पहले वो इंडिया का फंड नहीं होना चाहिए, फॉरेन फंड होना चाहिए. It should not be a person. The fund is not a person resident in India. यानी नॉन रेसिडेंट होना चाहिए. The fund is a resident of a country or a specified territory which has agreement under 90 or 90A. डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स होते हैं इंडिया के. तो ये फंड उस कंट्री का होना चाहिए जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट है. ठीक है. Has been entered into or is established or incorporated or registered in a country or a specified territory notified by the government in this behalf. तो स्पेसिफाइड कंट्रीज के ही होने चाहिए. ये इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कंट्रीज से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इंडियन गवर्नमेंट को. तो हमारे यहाँ के लोगों ने जाके वहां इन्वेस्ट किया, फिर वहां से पैसा आया, वहां की गवर्नमेंट को हमने पूछा कि भाई कौन है इसके पीछे इन्वेस्टर्स, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन. तो फिर यहाँ तो गड़बड़ हो जाएंगी ना, लूप होल निकल जाएंगे. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये फंड उस कंट्री के होने चाहिए जिसके साथ हमारा DTA एग्रीमेंट है. तो उसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग का क्लॉज रहता है. इंडियन गवर्नमेंट वहां से इन्वेस्टिगेशन करा के सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है. Then aggregate participation or investment in the fund directly or indirectly by persons resident in India is less than or equal to 5% of the corpus of the fund. क्लियरली लिखा है. ठीक है, अब एक आध दो इंडियन लोगों ने इन्वेस्ट किया है चलेगा, लेकिन कितना होना चाहिए? 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यानी ऐसा नहीं कि अपना ही फंड है वो, ऐसा नहीं कि 95% पैसा इंडियन लोगों का लगा हुआ है, ऐसा नहीं. 5% या उससे कम रहा तो चलेगा. Then the fund and its activities are subject to applicable investor protection regulations of that country. Simple point. The fund has a minimum of 25 members who are directly indirectly not connected persons. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही आदमी का फंड नहीं है, अकेले का. So you should have minimum 25 members और वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सब इंडिपेंडेंट लोग रहने चाहिए. Then any member of the fund along with the connected persons shall not have any participation in the fund exceeding 10%. किसी एक आदमी का 10% से ज्यादा फंड में वैल्यू नहीं होना चाहिए. 25 लोग भी होने चाहिए और किसी का 4%, किसी का 2%, किसी का 1% रहा तो चलेगा. किसी एक आदमी का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Then the aggregate participation interest directly or indirectly of 10 or less members along with their connected persons in the fund shall be less than 50%. 10 लोगों के पास मिलाकर 50% नहीं होना चाहिए. ये भी है. देखो इंडिविजुअली तो 10 नहीं होना चाहिए. तो अपन ने क्या किया कि 4 लोगों ने मिलके 8 तो कितना हुआ? 32 हुआ. तो 7 लोगों ने मिलके 8% रखा. 7 people into 9, तो 7 into 9 तो 63% हो गया ना. 7 लोगों के पास मिला के 63 है तो नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं. यहां लिखा है 10 या उससे कम लोगों के पास मिलाकर 50% से कम होना चाहिए, यानी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ऐसा है. यानी कहना क्या चाहते हैं कि किसी एक पर्सन के हाथ में पूरे फंड का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. शुड बी फंड. फंड का मतलब ये होता है म्यूचुअल फंड, बहुत सारे लोगों का पैसा, ऐसा नहीं कि 1-2 लोगों का पैसा हो. Then the fund shall not invest 20% of its corpus in any entity. 20% से ज्यादा फंड का कॉर्पस अगर है 100 करोड़ वो पैसा लेकर आए तो उसमें से 20% से ज्यादा पैसा किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने का है. यानी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का है, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया. Then fund shall not make any investment in its associate entities. फिर उसके बाद है पॉइंट नंबर J. The monthly average of the corpus of the fund shall be equal to or more than 100 crores rupees. Monthly average, यानी हर मंथ का जो एवरेज होगा वो 100 crores या उसके ऊपर होना चाहिए. Provided that if the fund has been established or incorporated in the previous year, यानी करंट ईयर में अगर इसका इनकॉर्पोरेशन है,
then it shall be equal to or more than 100 crore at the end of the previous year. यानी अगर ये पहला ही साल है इस फंड का, तो फिर अपन एंड में 31 मार्च को देखेंगे कि 100 करोड़ के ऊपर कॉर्पस है क्या, ठीक है। और अगर साल भर फंड एग्जिस्टेंस में है तो फिर मंथली एवरेज देखा जाएगा, हर मंथ का एवरेज 100 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, ओके। और साल के अंदर कभी एस्टैब्लिश हुआ है, जैसे कि जून में हुआ, अगस्त में हुआ, दिसंबर में हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, कभी भी हुआ, तो फिर अपन 31 मार्च को देखेंगे। और सेकंड प्रोविजो में लिखा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई, यानी ये जो कंडीशन है कॉर्पस का 100 करोड़ का, वो कंडीशन ही अप्लाई नहीं होगा। कौन से केस में? टू अ फंड विच हैज बीन वाउंड अप इन द प्रीवियस ईयर, यानी अगर करंट प्रीवियस ईयर में वाइंडिंग अप में गया है ये फंड, तो फिर ये कंडीशन अपन देखेंगे ही नहीं। सिंपल, मंथली बैलेंस का कंडीशन, एवरेज का कंडीशन नहीं देखना है। ये प्रोविजो अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2017 with effect from previous year 17-18. Then fund shall not carry on or control and manage directly or indirectly any business in India or from India करके एक वर्ड पहले उन्होंने लिखा था, वो डिलीट कर दिया है। तो इंडिया से बैठ के फॉरेन में कंट्रोल करे तो ठीक है, लेकिन इंडिया में कंट्रोल नहीं करने का। They should not carry or control or manage any business in India. बिजनेस को कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। देयर वर्क इज ओनली टू इन्वेस्ट, दैट्स इट, नॉट टू कंट्रोल। यानी मैनेजमेंट उनके हाथ में नहीं रहना चाहिए किसी भी बिजनेस का इंडिया में। देन द फंड इज नीदर एंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, नॉर हैज एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ हुज एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया अदर देन द एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द एलिजिबल फंड मैनेजर। देखो, फंड मैनेजर जो काम कर रहा है उसको छोड़ के बाकी कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं चाहिए तुम्हारा इंडिया में। नो नो नो। अब ये दो तीन कंडीशन है ना इधर, इसका और एक फंडा है, मैं बताता हूं। फंडा ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट में रिस्ट्रिक्शंस है, राइट, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब अगर एक कंपनी है इंडिया में जो एग्रीकल्चर में काम करती है, लाइक आईटीसी इज वर्किंग टू एग्रीकल्चर, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन फंड क्या करेगा कि उसका पैसा लाके इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। अब इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे अगर वो पैसे, तो ये कंपनी एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेगी। तो इस तरह से तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का उनको शेयर मिल गया ना, जहां वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे वो एक कंपनी के थ्रू कर लेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां दिया है कि इंडियन कंपनी को उन्होंने मैनेज नहीं करना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। नहीं तो कंपनी फॉर्म करेंगे, फिर वो पैसा इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू लाएंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे और मैनेज करेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। और आखिरी में दिया है कि जो रेम्यूनरेशन हम पे करेंगे एलिजिबल फंड मैनेजर को इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी इज नॉट लेस देन द आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ द सेड एक्टिविटी। आर्म्स लेंथ प्राइस है ना, जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है, मैनेजर ने जो काम किया उसका जो फेयर वैल्यू है उतना उसको दो, उससे कम नहीं देने का। And provided that the conditions specified in clauses E, F and G shall not apply in case of investment funds set up by the government or the central bank of a foreign state or a sovereign fund यानी foreign government का fund जो government owner fund होते हैं, or such other fund as the government may notify in this behalf, उनको ये conditions applicable नहीं रहेंगी। government funds basically E, F and G। तो E, F and G क्या था? देखो, ई में था तुम्हारे 25 मेंबर्स, तो गवर्नमेंट वाला फंड है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अकेला ही रहेगा, मिनिमम 25 कहां से आएंगे। फिर एफ कि एक मेंबर का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 10 लोगों का मिला के 50% से कम होना चाहिए। तो ये जो तीन कंडीशन है, ये गवर्नमेंट फंड्स, फॉरेन गवर्नमेंट फंड्स या फॉरेन गवर्नमेंट के बॉडीज के फंड्स हैं, उनको एप्लीकेबल नहीं। ये तीन कंडीशंस, ठीक है। फिर एलिजिबल फंड मैनेजर कौन है ये भी दिया है, ये भी एक बार पढ़ लेना। एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सब उसमें कंडीशंस है। और फिर सबसेक्शन 5 में लिखा है कि जो फंड्स है
इनको 90 डेज के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है इन प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। पूरा रिपोर्ट कार्ड उनका सबमिट करना पड़ता है। ऐसे ऐसे है, फिर वही बाकी कंडीशन है, कोई काम के नहीं है। और डेफिनेशंस में भी कॉर्पस क्या, ये क्या, वो भी कोई काम की नहीं है। तो बेसिकली समझ में आया आपको कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है, जो इंडिया में वैसे इन्वेस्ट करते हैं थ्रू द फंड मैनेजर, इनका बिजनेस कनेक्शन भी नहीं मानेंगे और इनको रेसिडेंट भी नहीं मानेंगे। तो ऐसा एक सेक्शन है, सिंपल है।